हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप जिस टाइम पे देख रहे हैं। और आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था। कल हमने देखा था कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन होता क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, फिर ब्रीथिंग क्यों जरूरी है अपने लिए, अपन ने वो देखा था। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो देखा था। तो कल तक तो था बहुत बेसिक, मतलब ब्रीथिंग चैप्टर सिर्फ स्टार्ट हुआ था, वो आपका एक बिल्डअप करने के लिए था। मैंने कहा था कि बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस तक जाएंगे। अब थोड़ा आता है मेन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पे जाएंगे आज, फिर अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे, फिर अपनी जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे हार्ड लगता है बच्चों को, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, उनको एक चुटकी में खत्म कर देंगे। लंग्स में कौन सी मसल्स होती हैं उनको देखेंगे। ब्रीथिंग और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में कौन सी चीजें आती है काम, इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है। आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट पे जाएंगे, कल था बहुत बेसिक। तो कुर्सी की पेटियां थाम के बैठ जाओ, टॉयलेट करके पानी पी के बैठ जाओ। सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, शानदार तरीके से शुरू करेंगे जहां से कल छोड़ा था। कल लास्ट अपन ने देख लिया था कि भाई सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे करके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया था, ब्रोंकियल्स तक चले गए थे। उन ब्रोंकियल्स के बाहर लंग्स जो हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके पास कौन सी मेम्ब्रेन है, उनके अंदर क्या है, वो कैसे प्रोटेक्टेड है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अपना शुरू करते हैं टॉपिक आज का, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो चलें शुरू करते हैं। अब लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है जो लंग्स को कवर करती है? उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा। प्लूरा। तो अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। चलो, ये अपनी है एक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अपनी है दूसरी मेम्ब्रेन। साथ साथ आप भी बना लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है अपने? लंग्स। इसी के अंदर क्या है अपने? एकदम इसी से अंदर वाली लेयर से चिपके हुए हैं लंग्स। ये है अपने लंग्स। इसकी नेमिंग कर लेते हैं अपन। ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? अंदर वाली लेयर। ये क्या है? बाहर वाली लेयर। ठीक है। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे अपन? ये जो लेयर है इसका नाम क्या था? प्लूरा। तो अगर बाहर वाली है तो आउटर प्लूरा। इसको क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, थोड़ा मोटा हो रहा है मार्कर, इसको कम करते हैं। इसको बोलेंगे आउटर प्लूरा। और अंदर वाली है तो अंदर वाली को इनर प्लूरा। उसके बाद ये क्या है अपने? लंग्स। क्या है ये? लंग्स। और इन लंग्स के जो बीच में भरा है, ये जो खाली स्पेस है, यहां पर क्या भरा हुआ है? प्लूरल। प्लूरल फ्लूइड। लंग्स के लिए प्लूरल वर्ड यूज होता है, तो यहाँ क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड। तो ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स है, लंग्स के बाद दो डबल मेम्ब्रेन है, जैसा एनसीईआरटी ने जिक्र किया वैसे वैसा अपन ने बना दिया। ये है आउटर प्लूरा, ये है इनर प्लूरा। ये है अपने लंग्स, और मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड। उसका काम क्या होता है? इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्या काम है इसका? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। एनसीईआरटी और क्या बोलती है आगे इन स्ट्रक्चर के बारे में? कि ये जो आउटर प्लूरा है और इनर प्लूरा है, कॉमन सेंस से बोलेंगे, अंदर वाली है तो किसके टच में होगी? लंग्स के। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो इनर प्लूरा इज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द लंग्स। और जो बाहर वाली प्लूरा है, वो बाहर मतलब थोरेसिक साइड पे। तो थोरेक्स के साइड पे तो किसके कनेक्ट में होगी? थोरेसिक लाइनिंग के। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है? इट इज इन कांटेक्ट विद लंग्स। और ये जो आउटर प्लूरा है, इट इज इन कांटेक्ट विद
थोरेसिक लाइनिंग। जैसा जैसा एनसीईआरटी बोलेगी वैसा वैसा करना है। गीता है अपनी एनसीईआरटी, उसी को पढ़ना है, उसके इधर उधर भटके तो भटक जाओगे। तो ये था लंग्स का स्ट्रक्चर। और क्या बोला उसने एनसीईआरटी ने कि नंबर ऑफ लंग्स कितने होते हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है, लिखने की बात नहीं है, फिर भी अपन लिख देते हैं। नंबर ऑफ लंग्स इज इक्वल्स टू 2, और लंग्स की जो पोजीशन है, लंग्स की जो पोजीशन है वो क्या है, इन थोरेसिक कैविटी। बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हर चीज को आराम से समझेंगे, यही लर्न करना है, यही सब कुछ हो जाना चाहिए क्लास में आप जब देख रहे हो इस लेक्चर को, तो जो आप यहाँ पढ़ रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। इनर प्लूरा लंग्स के कांटेक्ट में होती है, आउटर प्लूरा थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है। इनके बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। पोजीशन कहाँ होती है, थोरेसिक कैविटी में। ये हो गया लंग्स की बात। इसको अपन एक डब्बे में पैक कर देते हैं ताकि ये अलग इंफॉर्मेशन आपको दिख जाए कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, क्या कि एयर टाइट नेचर। एयर टाइट नेचर क्या है, एयर टाइट नेचर क्या बोल रहा है, एयर टाइट नेचर क्या बोल रहा है। लंग्स क्या है, एक एयर टाइट कंपार्टमेंट है। क्या है ये, एयर टाइट कंपार्टमेंट। एयर टाइट कंपार्टमेंट। कैसे सर एयर टाइट कंपार्टमेंट, एयर टाइट का मतलब क्या है, सब तरफ से पैक्ड है। यहां पर अपने लंग्स हैं, ये चारों तरफ से पैक्ड है। वेंट्रली मतलब आगे की साइड, डोर्सली मतलब पीछे की साइड, लेटरली मतलब साइड से, और बिलो, बिलो नीचे से। तो ये चारों तरफ से। सर ऊपर कैसे, अरे ऊपर तो अपना छोटी स्पेस है ना, ऐसे तो है नहीं कि बाहर आ जाएंगे लंग्स, पूरा छोटा स्पेस है तो बाहर आ ही नहीं सकते, तो ऊपर अपनी इस बॉडी से प्रोटेक्टेड है। तो ये चारों साइड से, जो एनसीईआरटी बताती है कि चारों साइड से पैक्ड है। कौन कौन सी साइड से, पहला क्या है, वेंट्रली, दूसरा डोर्सली, तीसरा लेटरली, चौथा बिलो, चौथा बिलो। अब कैसे कैसे, कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है इनको प्रोटेक्ट। वेंट्रली क्या है, अपने सामने क्या है, ये फ्लैट बोन। क्या है ये, फ्लैट बोन, बोले तो स्टर्नम। क्या है ये, स्टर्नम। तो सामने से कौन प्रोटेक्ट कर रही है, स्टर्नम। डॉर्सली पीछे की साइड, ये क्या है अपनी रीढ़ की हड्डी, बोले तो वर्टिब्रल कॉलम। लिटरली सामने की बात हो गई, पीछे की बात हो गई। साइड में देखें तो ये क्या है अपनी रिब्स। तो लिटरली कौन कवर कर रहा है लंग्स को, बोले तो रिब्स। बिलो, बिलो क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका फंक्शन क्या है, अभी नाम जान लो, होता है डायफ्राम। क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो वेंट्रली लेटरली इसको सब तरफ से पैक्ड है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको क्या बोला, एयर टाइट कंपार्टमेंट। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि लंग्स एयर टाइट कंपार्टमेंट है तो कैसे है, इन चारों चीजों की वजह से वो पैक्ड है, इन चारों चीजों की वजह से पैक्ड है। तो अब ये एयर टाइट कंपार्टमेंट है तो सांस ही फूलता कम होता, वॉल्यूम बढ़ना कम, ये होता कैसे। तो इसमें क्या होता है, अपनी ये थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर लंग्स है, लंग्स है। तो लंग्स को क्या है, अपन डायरेक्ट वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, लंग्स की वॉल्यूम को अपन डायरेक्ट ऑल्टर नहीं कर सकते। अपने हाथ में क्या है, किसकी वॉल्यूम ऑल्टर करना, सिर्फ थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को ऑल्टर करना। तो अपन थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लंग्स की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जितना, मतलब लंग्स क्या है, मान लो एक क्या एग्जांपल दूं, चिड़िया है, मान लो चिड़िया को पिंजरे में रख दिया, जितने पिंजरे में रखा है ना वो उतने में ही उड़ पाएगी। लेकिन इस कमरे में छोड़ दिया तो क्या वो इस कमरे पूरे में नहीं उड़ लेगी,
तो वैसे के वैसे लंग्स क्या है, एक चिड़िया है, उसको जितनी जगह मिलेगी वो उतना एक्सपांड कर जाएगा। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो जितनी जगह मिलेगी उतना एक्सपांड कर जाएगा। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, वी कैन नॉट ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम बट वी कैन चेंज द थोरेसिक वॉल्यूम। अपन थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं लेकिन पल्मोनरी वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते। इसका समझ नहीं आ रहा सर, क्या बातें कर रहे हो सर, समझाओ अच्छे से। देखो मैं आपके लिए बलून लाया हूँ, मान लो ये लंग्स है, क्या है ये लंग्स। अब क्या है, मान लो ये थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी की साइज अभी इतनी है, तो लंग्स कितने एक्सपांड कर पाएंगे, जितनी साइज थोरेसिक कैविटी की है, जितनी कैविटी की साइज थी उतना एक्सपांड हो गए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सिर्फ थोरेसिक कैविटी की साइज ही अपने हाथ में है, लंग्स तो जितने जगह मिलेगी उतना एक्सपांड कर देंगे। अब अपन ने क्या किया, थोरेसिक कैविटी की साइज को बढ़ा दिया, थोरेसिक कैविटी की साइज को बढ़ा दिया। अब देखना क्या लंग्स बड़े हो गए, पहले इतने से फूल रहे थे। तो सिंपल सा उस लाइन का मतलब क्या जो एनसीईआरटी में लिखी है कि वी कैन नॉट चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम, वी कैन ओनली कैन चेंज द थोरेसिक वॉल्यूम। मतलब आप थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, लंग्स बढ़ते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैन वी चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम, नो वी कैन नॉट चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम। एक सेकंड, वीडियो से आ रहा है नहीं आ रहा, सही चल रहा है सब। तो अपन क्या लिखेंगे, we cannot change, we cannot change pulmonary volume, we need to change thoracic वॉल्यूम। तो जो अपन ने अभी कंसेप्ट समझा था वो समझ में आ गया कि थोरेसिक वॉल्यूम को ही चेंज कर सकते हैं, पल्मोनरी को नहीं चेंज कर सकते। तो एक और लाइन क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए आपके एग्जाम में, पल्मोनरी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन थोरेसिक वॉल्यूम। एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो रही है, एक एक लाइन। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स देख लिया, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, प्लूरा, एयर टाइट नेचर देख लिया, चारों कंपार्टमेंट मतलब एयर टाइट कंपार्टमेंट है, कैसे कवर्ड है, वेंट्रली डोर्सली लेटरली बिलो देख लिया। थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, एग्जांपल देके समझा दिया। लंग्स को जितनी जगह मिलेगी वो उतना एक्सपांड कर जाएंगे। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम जो होती है डिपेंड करती है किसके ऊपर, थोरेसिक वॉल्यूम के ऊपर। ये है अपना एनसीईआरटी की थोड़ा सा 4-5 लाइनें जिनको अपन ने अभी पढ़ा। आगे आते हैं अगले पार्ट पर, लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। ये एनसीईआरटी ने 4 लाइन में दिया हुआ है, इसको अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि सर अभी कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, कितने पार्ट है लंग्स के यार, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। तो कंडक्टिंग पार्ट का एग्जाम काम क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का काम है, कंडक्टिंग पार्ट का काम है इट कंडक्ट्स, कंडक्ट्स, यार थोड़ा मोटा हो रहा है यार ये, थोड़ा पतला लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिखेंगे। इट अभी सही है, कंडक्ट्स या फिर ट्रांसपोर्ट, इट कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम, एयर फ्रॉम, एयर फ्रॉम एटमोस्फियर, एटमोस्फियर टू इनसाइड द बॉडी। समझे कि बच्चों, इसका काम क्या है, ये एटमॉस्फेयर से कहां पर ले आएगा, एयर को बॉडी में कंडक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट, कंडक्ट का मतलब होता है क्या, ट्रांसपोर्ट करना। और बॉडी में कौन से पार्ट पे लेके आएगा ये, एक्सचेंज पार्ट तक। कहां तक, एक्सचेंज पार्ट तक। और ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये कहां से लेकर कहां तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। कहां तक है, फ्रॉम
फ्रॉम एक्सटर्नल nostrils to terminal bronchioles। किसी को लग रहा हो कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं तो वो 2x पे देख सकता है। धीरे इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि सभी को समझ आए। जिसको नहीं आता है वो 1x पे देखे, जिसको कम आता है वो 1.5 पे, और जिसको बिल्कुल अच्छे से आता है वो 2x पे देख सकता है आराम से वीडियो को। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है एयर को बाहर से अंदर तक। कहां से कहां तक होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स यहां से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। सर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्यों, आगे क्यों नहीं, एल्वेलाई तक क्यों नहीं? अरे एल्वेलाई में ही तो आएगा एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट कहां पर होता है, एल्वेलाई में। एल्वेलाई को ही बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। अब बात हुई इसके फंक्शंस की। फंक्शन आते हैं एग्जाम में, याद कर लेना, और याद करने की जरूरत क्या है, भी करवा दूंगा याद। देखो इसके फंक्शन लिखते हैं। माइक वाइक चल रहा है ना अपना? इसके फंक्शन, हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है। तो इसका पहला फंक्शन, नहीं यार कौन से कलर से लिखें, पहला तो पता ही है, कंडक्शन ऑफ एयर। पहला क्या हो गया, कंडक्शन ऑफ एयर, हवा को बॉडी में लेके आना। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। फिर तीसरा अभी समझेंगे क्या होता है ये, क्लीनिंग एंड या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। और चौथा होता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ये चार फंक्शन है, चारों के चारों अभी के अभी 2 मिनट में याद हो जाएंगे। दिख तो रहा है ना एकदम क्लियर, है ना। कंडक्टिंग पार्ट के क्या है, चार फंक्शन। पहला हवा को बाहर से बॉडी में लेके आना, लेके आ गया। दूसरा है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, आप सांस छोड़ के देखो, जब भी सांस छोड़ोगे आपको थोड़ा सा मॉइस्चर फील होगा। ये क्या होता है, हवा को मॉइस्चराइज कर देता है, थोड़ा सा मॉइस्चर डाल देता है। तो अगला फंक्शन क्या हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्लीनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। क्या हुआ, डस्ट सांस ली, सांस ली, सारी हवा ले ली हमने अंदर, लेकिन साथ में क्या क्या आ गए, कचरे भी आ गया, डस्ट पार्टिकल्स भी आ गए। तो क्या वो अंदर जाएंगे तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे, वैसे तो जाती हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, जो हवा लेते हैं अपन उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स है। यहाँ सब जगह डस्ट पार्टिकल है, दिखते नहीं है। कभी आप लाइट में टिंडल इफेक्ट दिखना, टिंडल इफेक्ट में आपको डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे। धूप आ रही हो किसी खिड़की में, उसमें टिंडल इफेक्ट दिखता है, टिंडल इफेक्ट में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे। अगर ये कोई ऐसा हार्मफुल पार्टिकल बॉडी में चला गया तो उसको क्या करता है, क्लीन। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या है, काय का एक्शन है, सीलिया। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सीलिया प्रेजेंट होते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आया, ये बोलेगा चलो 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 चलो, धक्का मार के निकाल देगा बाहर, और अपने को आ जाएगी छींक। और छींक क्यों आती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल अंदर आए और उनको बाहर निकालना था। तो इस तरीके से वो गंदगी, जो डस्ट था, वो बाहर निकल जाता है। क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन अवेयर है। इसीलिए अपना जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्यों है, उसका एक और काम है, क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। आप किसी गर्म जगह चल गए, बहुत ही गर्म गर्म हवा अंदर ले ली, अरे सर सब जल गया मेरा तो। क्या ऐसा होता है, सब जल जाता है? सब नॉर्मली तो रहता है। गर्म हवा लेने पे भी अपने को इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अपना कंडक्टिंग पार्ट इस तरीके से डिजाइंड है, यहां से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इतना लंबा है कि रास्ते में ये चारों काम हो जाते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाता है, क्लीनिंग भी हो जाती है, और टेम्परेचर जो अपना मेंटेन कर देता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पे लेके आ जाता है। तो ये पार्ट होता है कंडक्टिंग। तो आप यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दे देंगे, कौन सा फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, या फिर स्टेटमेंट दे देंगे इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ये आपको याद रखना है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, आपको याद हो ही गया होगा आराम से। जिसको याद नहीं होगा रिपीट कर लेगा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, क्लीनिंग फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। अब बात आई एक्सचेंज पार्ट की। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ओ क्या खुल गया ये, एक सेकंड नीचे टच कर दिया मैंने। यहां पर क्या होता है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज।
क्या होता है बच्चों? गैसियस एक्सचेंज या फिर डिफ्यूजन occurs here, diffusion occurs here। ये पार्ट है, कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद क्या आते हैं? डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई का पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई का पार्ट। एल्वियोलाई और एल्वियोलाई का डक्ट कहां पर आती है? अपनी एक्सचेंज पार्ट में। यहां पर क्या होगा? गैस का एक्सचेंज। अपन ने क्या लिखा था एल्वियोलाई की तारीफ में? एल्वियोलाई क्या है? एक, ये तो हो गई डक्ट, इररेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, और उसके पास से क्या गुजर रही होती है? क्या गुजर रही होती है? ब्लड वेसल। इसी में तो गैस का एक्सचेंज करना होता है। अब क्या होता है? एल्वियोलाई में थी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड वेसल के अंदर, और यहां से क्या चली जाती है? CO2 एल्वियोलाई के अंदर, फिर ये CO2 चली जाती है बाहर, और यहां से ऑक्सीजन चली जाती है अंदर। यह है CO2, यह है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो गया? गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है डिटेल में, वो तो अपन आगे देखेंगे। अभी अपन बस फंक्शन देख रहे हैं रेस्पिरेटरी और कंडक्टिंग पार्ट का। एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज या ब्लड वेसल में हुआ कैसे? क्योंकि इनकी जो लाइनिंग है ब्लड वेसल की और एल्वियोलाई की बहुत ही पतली 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 होती है। और कौन से एपिथेलियम से बनी होती है? सबको याद होगा, सब बोलेंगे कौन सा एपिथेलियम? कौन सा एपिथेलियम है जिसकी सेल्स फ्लैट होती हैं? वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी वजह से बच्चों यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो पाता है, क्योंकि इनकी जो लाइनिंग है वो बहुत पतली होती है, और पतली लाइनिंग है तो अपन ने देखा था प्लेटफॉर्म्स बहुत पतले हुआ करते थे, तो अपनी जनरल बॉडी स्किन से ही डिफ्यूजन कर लिया करते थे। वैसे अपनी बॉडी में जो पतली लेयर है वो कहाँ होती है? एल्वियोलाई ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में। एल्वियोलाई और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में। और कौन सा एपिथेलियम है ये भी याद रखेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि वो फ्लैट सेल से बना होता है। ये था अपना बच्चों लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट और या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। कंडक्ट करता है एयर को एक्सटर्नल नोस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक प्रेजेंट होता है। कंडक्शन करता है एयर का, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, मेंटेनेंस ऑफ टेंपरेचर करता है। ये गैसेस एक्सचेंज करता है, डिवीजन अकर यहाँ पर होता है। ये एल्वियोलाई का डक्ट इसका पार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज का गैसेस का एक्सचेंज होता है, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। ऐसे कैसे आपको रिवाइज करना है आराम से, फुल स्पीड से, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। समझेंगे स्लो स्पीड से, रिवाइज करेंगे बुलेट ट्रेन की स्पीड से। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट पे आते हैं। अरे चेंज नहीं हुआ, अगले पार्ट पे आते हैं। समझ लेना क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। अब पहले का पार्ट बहुत बेसिक चल रहे हैं, इस आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग होती कैसे है? क्या मैकेनिज्म है? एनसीईआरटी 5 स्टेप्स में ब्रीथिंग को बताती है। 5 स्टेप्स को खोल के रख देंगे अभी। कैसे खोलेंगे? देखो, पूरा खोल देंगे। ये है अपने, क्या है ये? अपने लंग्स। थोड़ा बड़ा बनाए, लंग्स। ये है अपना नीचे 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 टिश्यू, नीचे टिश्यू। और बीच में क्या है अपना? बीच में प्यारा सा छोटा सा, ओहो हो, दिल टूट गया, दिल टूट गया। छोटा सा 4 चैम्बरीय हार्ट। ये क्या है? एट्रियम्स। ये क्या है? वेंट्रिकल्स। ये कौन सी साइड है? राइट। ये है लेफ्ट। और आप सभी को पता होगा, सभी को पता होगा कि लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? एक सेकंड बच्चों, चाय पी लेते हैं। थैंक यू। पानी आ गया क्या उसमें कैंपर में? मुझे दे सकते हो क्या आप पानी थोड़ा सा? मैं बहुत देर से पिया नहीं। तो अपन क्या देख रहे थे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो क्या होता है? ये थोड़ा ठीक है, 4 चैम्बरीय हार्ट पढ़ लिया। राइट साइड में क्या होता है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। सर कैसे याद रखेंगे राइट में डीऑक्सीजनेटेड लिखना?
इसकी ट्रिक याद रखना, राडो की घड़ी किस किसने पहनी है, किस किसने पहनी है राडो की घड़ी, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, लाओ लाओ राडो, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, लाओ राडो। एक सेकंड बच्चों पानी पी लें। सर ये लाओ राडो क्या, अरे राडो की घड़ी पहनी होगी ना, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड राइट डीऑक्सीजनेटेड हो गया यार, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड राइट डीऑक्सीजनेटेड। अब इस कहानी को पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की कहानी को, कि होता क्या है, कैसे होता है ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस कैसे ली जाती है। देखो यहां से अपना चलता है ब्लड, हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल से जाता है टिश्यूज के पास, फिर यहां से हो जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो चला जाता है राइट एट्रियम में, फिर यहां से चला जाता है वो वापस से लंग्स के पास। अरे क्या बना दिया सर आपने, अरे रुको रुको समझाएंगे समझाएंगे सब समझाएंगे, इसको छोटा करते हैं। अब देखो क्या होता है लंग्स में, ऑक्सीजन आई, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई, तो यहां पर क्या आई, ऑक्सीजन, ठीक है, कहां चली गई वो, ब्लड में, कहां चली गई वो, ब्लड में, ऑक्सीजन आई लोड हो गई ब्लड में, वो देखा था ना गैसेस एक्सचेंज, यहीं पर ही होता है वो गैसेस एक्सचेंज, ब्लड में चली गई, ब्लड में जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, चलो चलो, फिर यहाँ से वो नीचे एट्रियम से आई वेंट्रिकल्स में ब्लड, फिर वेंट्रिकल से गया आगे, फिर गया आगे, फिर गया आगे, फिर गया आगे, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन वहां से यहाँ ली थी वो कहाँ चली गई, टिश्यू के पास, कहाँ चली गई, O2 यहाँ पर अनलोड हो गई, क्या हुई थी O2 की लोडिंग, यहां पर हो गई अनलोडिंग। अब क्या हुआ, यहां पर जो CO2 पड़ी हुई थी, जो CO2 पड़ी हुई थी वो कहां लोड हो गई, ब्लड के अंदर, कहां लोड हो गई, ब्लड के अंदर, फिर वो चली, फिर वो चली, मैं चली चली मैं चली चली बाहर की तरफ, यहां से फिर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर, और वो कहां चली गई, बाहर की तरफ। डायग्राम बन जाए फिर आपको सब समझ आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाइए बस, फिर गई बाहर एटमॉस्फेयर में और ये अंदर आई। देखो ये हो गया अपना डायग्राम, क्या है सर क्या बना दिया ये सब, ये 5 स्टेप्स को अपन ने इस डायग्राम में बना दिया। कैसे बनाया, पहली स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेओलर इज रिलीज्ड आउट। तो कौन सी स्टेप, पहली स्टेप है ऑक्सीजन का आना CO2 का बाहर जाना, पहली स्टेप क्या हो गई बच्चों, ये रही, ये क्या है अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, अंदर आना डिफ्यूजन होना, ये इसका बाहर जाना इसका, ये क्या है सेकंड स्टेप, क्या है ये सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड लेके चलाता 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 कहां पर, टिश्यू के पास, तो ये क्या हो गया थर्ड स्टेप, ये कौन सी स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अगली आ गई डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। सर ये कौन सी स्टेप है, ये क्या था अपना, ये क्या था, ये था अपना, अपन ने इसको लेबल नहीं किया, लेबल कर लेते हैं, ये था अपना टिश्यू, क्या था ये टिश्यू, और ये क्या थे अपने लंग्स। तो फोर्थ स्टेप क्या बोलती है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू में डिफ्यूजन हो रहा है, ये है फोर्थ स्टेप। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज हो गया। अब यहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन, क्या होगा, रेस्पिरेशन, ये कौन सी स्टेप हो गई अपनी फिफ्थ। और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी पहले लेक्चर में, कल ही बताई थी, कौन सी, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये है 5 स्टेप, समझ में आ गई, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, एयर का, ऑक्सीजन का और CO2 का अंदर आना और बाहर छोड़ना, सेकंड ट्रांसपोर्ट करना, डिफ्यूजन होना, थर्ड ट्रांसपोर्ट करना,
फोर्थ टिश्यू लेवल पे डिफ्यूजन होना, फिफ्थ रेस्पिरेशन करना। अभी की अभी सारी याद हो गई, बना लो उसको जल्दी से, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। याद हो गया पूरा? मैं साइड तो हूँ, आराम से बनाओ, याद करो उसको। पांचों स्टेप्स याद होनी चाहिए, सीक्वेंस में आ जाती है एग्जाम में कि अरेंज देम इन अ सीक्वेंस, कि पांचों स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होगा। आया समझ? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है अभी मामला। अभी तो इससे भी और कॉम्प्लेक्स आएगा। पूरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज आपके ऐसे ऐसे फुर हो जाएगा, फुर। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को, फिर डायरेक्ट नीट में एग्जाम देने जाना। पढ़ लेना पढ़ लेना, फेल हो गए तो मेरा नाम लोगे, सर ने बोला था दोबारा नहीं पढ़ना। अगला टॉपिक क्या है अपना बच्चों? मसल इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस। कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है यार, मतलब कुछ तो काम है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। कुछ तो मसल्स हैं यहाँ पर जो मदद कर रही हैं। कौन सी मसल्स हैं? डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है बच्चों? अपनी फ्लैट बोन, सामने वाली बोन। बोले तो स्टर्नम। उससे क्या जुड़ी होती है? रिब्स। क्या जुड़ी होती है? ये क्या है? स्टर्नम। और इससे क्या जुड़ी हुई है? रिब्स। और इन रिब्स के बीच में पाई जाती है अपनी मसल्स। कौन सी मसल्स? बना लेते हैं। इन्हीं रिब्स के बीच पाई जाती है मसल्स। डायग्राम बना लेना, जिसको भी बनाना है समझ आ जाएगा। नहीं तो लेक्चर तो तुम्हारे पास है ही देखने के लिए, देखते रहना आराम से बैठे बैठे। ये है अपनी मसल्स। नामकरण कर देते हैं इनका। स्टर्नम, रिब्स। यह रिब्स का दूसरा नाम होता है कोस्टल। तो कोस्ट के बीच में मिलने वाली इंटर कोस्टल मसल्स। कोस्ट के बीच में मिलने वाली इंटर कोस्टल मसल्स। कोस्ट के बीच में वाली मिलने वाली मसल्स कौन सी हो गई? इंटर कोस्टल मसल। और नीचे क्या प्रेजेंट होता है? अभी बताया था, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट होता है ये? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम हो गया? आप सबका नाम देते हैं। ये है स्टर्नम, ये है रिब्स। रिब्स को ही क्या बोलते हैं? कोस्ट, कोस्टल। तो कोस्टल के बीच में मिलने वाली इंटरकोस्टल मसल्स। यह है बाहर की साइड, बाहर की साइड, बाहर की साइड मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। यह है अंदर की साइड, अंदर मतलब इन इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स। समझ गए बच्चों? यही मसल्स हैं जो अपने को ब्रीथिंग में मदद करती है। कैसे करती है अभी पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। अभी तो अपन नाम जान रहे हैं, नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली कौन सी मसल होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स। नीचे क्या था ये? क्या था ये? डायफ्राम। क्या था ये? इसके अंदर भी एक मसल्स होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लिख लो, याद आ सकता है नीट में। कौन सी मसल? फ्रेनिक मसल। इसके अंदर कौन सी मसल होती है? फ्रेनिक मसल। यही मसल्स है जो ब्रीथिंग में मदद करती है। बना लो डायग्राम। 2.75 सेकंड का टाइम दे रहा हूं तुमको मैं।
आज का लेक्चर कर लेना, मजा आ जाएगा। ये मसल्स क्या काम करती है? ब्रीथिंग में मदद करती है। अब इन केस ऑफ forceful breathing, in case of forceful breathing, some abdominal muscles plays role, and also internal intercostal muscles। क्या हुआ सर, क्या लिखते जा रहे हो? बताओ, समझाओ तो सही। देखो, ये तो था नॉर्मल ब्रीदिंग की बात, नॉर्मल ब्रीदिंग की मसल्स। अब फोर्सफुल है ब्रीदिंग, बाबा रामदेव जी पूरी ताकत, सुबह सब बैठ गए, सारे हवा पूरी ले ली अंदर सारी ताकत से। तो ये जो ताकत से हवा लगा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? एब्डोमेन का इस्तेमाल हो रहा है। एब्डोमेन का इस्तेमाल हो रहा है मतलब इसमें कुछ एब्डोमिनल मसल्स। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इन केस ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज सांस लेने के लिए कौन सी मसल्स इस्तेमाल होती हैं? तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एब्डोमिनल मसल्स और ऑल्सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो एक्सटर्नल है, ये बच्चों नॉर्मल ब्रीदिंग में काम आती है, लेकिन जो ये इंटरनल है, ये फोर्सफुल ब्रीथिंग में काम आती है। किस में काम आती है? फोर्सफुल ब्रीथिंग में। तो ये तो हो गया मसल्स इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग। अब इनका फंक्शन क्या है, कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो यहां तक क्लियर है? समरी, स्टर्नम पे रिब्स है, रिब्स पे मसल्स हैं, नीचे डायफ्राम है, और फोर्सफुल में कौन सी मसल्स काम आती है, पूरा देख लिया अपन ने। आगे चलेंगे। ब्रीथिंग, शुरुआत में बताया था ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना, और इसका मैकेनिज्म ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ लेना, बच्चों को समझ नहीं आता है, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज सबके ब्रीथिंग के फंडे क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, बस अच्छे से देख लेना। कैसे? शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ये क्या है अपने, क्या है ये? लंग्स। क्या है ये? लंग्स। लंग्स के नीचे क्या था? लंग्स के नीचे क्या था? क्या था ये? क्या था ये? डायफ्राम। ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? डायफ्राम। ये है लंग्स। अब क्या करना है अपने को? इंस्पिरेशन। और उसके बाद क्या करना है अपने को? एक्सपिरेशन। ठीक है। अब इंस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है इंस्पिरेशन? तो बच्चों, ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है ना, ये डिपेंड करता है गैसेस के ग्रेडियंट पे, कि कहाँ प्रेशर ज्यादा है, कहाँ प्रेशर कम है। डिफ्यूजन पे, डिफ्यूजन होता है ग्रेडियंट से। जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है ना बेटा, डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट मतलब किस पे? प्रेशर ग्रेडियंट। कि अगर प्रेशर हाई है, यहाँ लो है, तो गैसेस चली जाएगी यहाँ। प्रेशर यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, तो गैसेस चली जाएगी यहाँ। तो अपनी जो बॉडी में है वो भी क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और वो क्रिएट कौन करते हैं? अपने डायफ्राम एंड जो अपन ने मसल्स पढ़ी थी वो। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो जो हवा है वो अंदर से बाहर आ जाएगी और बाहर से अंदर चली जाएगी। इस तरीके से अपने अंदर इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। इसी को अपन डिटेल में देखेंगे। ये प्रेशर ग्रेडियंट आखिर क्रिएट कैसे हो रहा है? देखो, वापस से बनाएंगे प्यारे प्यारे लंग्स। प्यारे प्यारे लंग्स बना लिए। लंग्स के नीचे बना लिया है वापस से वैसा का ही वैसा डायफ्राम। अब क्या हुआ? इंस्पिरेशन कराना है। देखो, सांस लेके देखो, जब अपन सांस ले रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो डायफ्राम है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट, इसकी नॉर्मल पोजीशन है ये। इसको सीधा करना है तो क्या कराना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? रिलैक्स में तो वो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा। कैसा हो जाएगा? सीधा। और ये अगर सीधा हो गया तो ये इतनी वॉल्यूम अपनी बढ़ गई ना,
इतनी वॉल्यूम बढ़ गई, इतनी वॉल्यूम बढ़ गई। तो क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी। और अभी बताया था थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या बढ़ जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाती है तो क्या बढ़ जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम। और इसको ही अपन कैसे लिखेंगे, when diaphragm contracts, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो गया, नीचे आ गया, नीचे आके तो जगह बढ़ गई। कौन सी जगह बढ़ गई, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ती है तो कौन सी वॉल्यूम बढ़ती है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई। लेकिन सर आप तो कहीं प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर तो बढ़ा ही नहीं। तो बच्चों आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। इसको अपन कांस्टेंट मान ले एन आर टी को, तो ये हो गया के। तो ये कहां चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। एक ही बात है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। सर क्या बता दी केमिस्ट्री की बातें, तो सिंपल याद रखो, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। कैसे, एक छोटा सा डब्बा है, मान लो ये गिलास है, इसमें मैंने 100 छोटी छोटी बॉल्स डाल दी और पैक कर दिया इसको। तो इस ग्लास की वॉल्यूम कम है तो उनको ठुस ठुस के रहना पड़ेगा एकदम पास पास पास। तो उनके इस ग्लास का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। मतलब वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। वहीं बड़ा ग्लास ले लिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, और वही 100 बॉल्स इसमें से निकाल के इसमें खाली कर दी। तो क्या उनके बीच में इतना प्रेशर होगा जितना इसके अंदर है। तो वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। और अभी अपन ने क्या बोला था, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर के ग्रेडियंट पे। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर के ग्रेडियंट पे। तो यहां पर क्या हुई, वॉल्यूम, कलर अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, दिखेगा नहीं तुमको। यहां पर क्या हुई, वॉल्यूम ज्यादा, तो क्या हो गया, प्रेशर कम। और यहां पर प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर क्या था, ज्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, ज्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, ज्यादा। तो ऑक्सीजन कहां गई, इंस्पायर, बाहर से अंदर। कहां गई, बाहर से अंदर। ये क्या आ गई, ऑक्सीजन। इस तरीके से बच्चों होता अपना इंस्पिरेशन। किसने मदद करी उसमें, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम में। लेकिन सर आपने मसल पढ़ाई थी उसकी तो बात ही नहीं करी। हाँ तो वो भी तो लिखेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्शन इन, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा वापस से क्या बढ़ जाएगी, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। और वॉल्यूम थोरेसिक बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। और फिर क्या होगा वापस से, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन। तो क्या क्या याद रखना है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया बड़ा हो रहा है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कौन सी वॉल्यूम बढ़ रही है, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम, एंटीरियो पोस्टीरियर। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पर, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीजेस।
और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये तो बढ़ गया अपना एंटीरियर पोस्टीरियर, और जब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या बढ़ जा रहा है, डोर्सोलैटरल वॉल्यूम। क्या बढ़ जा रहा है बच्चों, डोर्सोलैटरल वॉल्यूम इंक्रीजेस। यह है बच्चों सांस ऑक्सीजन लेने का मैकेनिज्म। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? किस पे डिपेंड करता है ये, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। कैसे क्रिएट हुआ प्रेशर ग्रेडियंट, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सांस ली, डायफ्राम नीचे गया, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ाई, सांस ली, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ाई, प्रेशर लंग्स का कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, ऑक्सीजन आ गई अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, लंग्स अपने क्या होते हैं, नेगेटिव प्रेशर लंग्स। ये क्वेश्चन आता है कि लंग्स क्या है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स, मतलब लंग्स का प्रेशर कम होता है तभी इंस्पिरेशन होता है। तो ह्यूमन लंग्स क्या है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स। नेगेटिव प्रेशर लंग्स। आ जाए कि पूछे कि लंग्स में कौन सा प्रेशर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आवर लंग्स आर नेगेटिव प्रेशर। ये हो गया अपनी कहानी इंस्पिरेशन की। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे भाई मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बोलेगा। सर इंस्पिरेशन हो गया, सांस ले तो ली, सांस छोड़ो तो सही। अरे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, सांस लेने का मैकेनिज्म समझ लो, छोड़ेंगे। अब छोड़ने की बारी आती है। अब क्या करेंगे, वापस से लंग्स बनाएंगे। ये बन गए अपने प्यारे प्यारे लंग्स। लंग्स के नीचे क्या बनाएंगे, पता ही है आपको क्या बनाएंगे, डायफ्राम 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 बनाएंगे। अब क्या है, देखो सांस लेने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, तो सांस छोड़ने के लिए क्या कराना पड़ेगा, वापस से रिलैक्स। इसको क्या करा देंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये यहां था ना, यहां था ना, यहां से कहां पहुंचा दिया, ऊपर, तो वापस से इतनी वॉल्यूम कम हो गई, इतनी वॉल्यूम कम हो गई। तो ये क्या है, रिलैक्स ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो अपन क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे किसको, रिलैक्स डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करने पे सांस अंदर आ रही है तो रिलैक्स करने पे कहां जा रही है, बाहर। जब रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ, थोरेसिक वो कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। तो यहां पर क्या हुई, वॉल्यूम डिक्रीज, तो क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज, और बाहर का प्रेशर एज कंपेयर टू यहां पर कम, तो गैस कहां चली गई, CO2 बाहर चली गई, और यहां पर ऑक्सीजन अंदर आ गई थी। तो समझ आया प्रेशर ग्रेडियंट का खेल, क्लियर हो गया ना। एनसीईआरटी पढ़ते हैं समझ में नहीं आता सर क्या लिख रहा है ये सब, ये पूरा डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है। इंस्पिरेशन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ, जब प्रेशर कम था तो ऑक्सीजन अंदर आ गई, और जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा था तो CO2 बाहर चली गई। ये प्रेशर कितना था, इनकी वैल्यू क्या थी, वो भी देखेंगे आगे डिटेल में। समझ में आ गया। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, उनको सब लिख देता हूं नहीं तो भूल जाओगे। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये है अपना ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, बिल्कुल फंडे क्लियर सारे। अब जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको देख लेते हैं। यह है एनसीईआरटी का डायग्राम।
कौन सा इंस्पिरेशन का है, कौन सा एक्सपिरेशन का है, कैसे पता चलेगा? इंस्पिरेशन में क्या था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब थोड़ा नीचे की साइड था, और एक्सपिरेशन में क्या था, रिलैक्स स्टेट में था। तो ये देखो इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है इन दोनों डायग्राम में? इसमें डायफ्राम की पोजीशन है यहां पर और इसमें पोजीशन है नीचे। इसमें कितना ऊपर है, इसमें नीचे। तो मतलब क्या है, डायफ्राम रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है तो क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गई, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो एयर एंटरिंग इनटू लंग्स। तो ये किसका डायग्राम है, किसका डायग्राम है ये? इंस्पायरेशन का। किसका डायग्राम है ये? इंस्पिरेशन का। इसमें क्या है, रिलैक्स्ड, डायफ्राम रिलैक्स्ड है, प्रेशर अंदर ज्यादा बाहर कम, तो हाई टू लो, एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स। ये किसका डायग्राम है? एक्सपायरेशन का, एक्सपीरेशन का। किसका डायग्राम है ये? एक्सपीरेशन का। समझ आ गया? किसका डायग्राम है ये? एक्सपीरेशन का। ये है इंस्पिरेशन, ये है एक्सपीरेशन। ठीक है, चलें आगे। सिंपल था ना? इसी डायग्राम को मैंने आपको बना के दिखाया डिटेल में, ये तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दे रखा है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए, और इसको अपन मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। देख लो एक बार ढंग से एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है यहाँ पर खत्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यहाँ पर होता है खत्म। अब आते हैं सम फैक्ट्स ऑफ ब्रीथिंग, जो कि एनसीईआरटी में 2 लाइन में लिखे हैं। एनसीईआरटी की हर चीज पढ़नी है, हर चीज, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। देखा था ना नीट 2025 का पेपर, हवा निकल गई थी सबकी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या होती है? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? सर गिना ही नहीं कभी यार, गिनने की जरूरत क्या है, मैं बता रहा हूँ। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कितनी सांस लेते हैं अपन 1 मिनट में? 12 से 16 बार। ये होती है नॉर्मल, और कोई इससे ज्यादा ले रहा है तो मतलब वो एबनॉर्मल है, उसके लिए फिर दिक्कत है, और इससे कम ले रहा है तो भी दिक्कत है। तो ये 12 से 16। और एक बार में अपन कितनी हवा खींच जाते हैं, कितनी हवा खींच जाते हैं? इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अभी जो मैं आगे कैपेसिटीज और वॉल्यूम आई है ना, जिससे सबको डर लगता है, वो बताऊंगा। मेरा माइक तो चल रहा है ना, मेरे को आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, ठीक है। एक बार में कितनी हवा खींच जाते हैं अपन? 500 ml। 1 मिनट में अपन 500 ml हवा खींच जाते हैं, तो 12 मिनट में कितनी खींच जाएंगे? 12 इंटू 500 या फिर 16 इंटू 500। एक बार में अपन 500 ml हवा लेते हैं, तो 12 मिनट में, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक बार में 500 ml। तो नॉर्मल, तो 12 बार कितनी हो गई? 12 इंटू 500, मतलब 6 लीटर टू। तो ये बच्चे आ रहे जा रहे हैं, कंफ्यूज हो गया मैं, क्या बता रहा था मैं? 12 बार, 13 बार, 14 बार, पता नहीं क्या क्या बोल दिया सर आपने, तो सब कंफ्यूज हो गए। बच्चे को पता नहीं होता क्लास में नहीं आना भाई, अभी लेक्चर चल रहा है, बीच में ना आए। मैं क्या कह रहा था सिंपल भाषा में, अब समझो। एक बार में, एक बार मतलब एक सांस में 500 ml हवा अपन लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितनी हवा ले ली? 500 ml। और 1 मिनट में अपन कितनी बार ले रहे हैं? 12 बार। तो अपन कितनी हवा ले लेते हैं? 6 लीटर टू 8 लीटर। 1 मिनट में अपन कितनी हवा ले रहे हैं? 6 से 8 लीटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें। इमेजिन करो 6 लीटर टू 8 लीटर हवा हवा एक बार में ले रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट से फ्री में। और यही हवा जब कोविड था, मैंने को पता है मेरी मम्मी को कोविड हुआ था, कितने महंगी महंगी हमने खरीदी है ना ये हवा, जिसको अपन फ्री में लेके छोड़ देते हैं और पता भी नहीं चलता। कोविड हुआ था मेरी मॉम को 2020 में, बहुत सीवियर, आईसीयू में थी। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे को लाने पड़े थे मैं ही जानता हूँ, और उस टाइम इतना महंगा सब कुछ, बेड नहीं मिल रहे थे। तो अहमियत समझो अपने नेचर की। अब
अपन एक दिन में 6 से 8 लीटर हवा, मतलब 1 मिनट में, तो पूरे दिन भर में कितनी हवा लेते हैं और कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये जो कीमत थी ना उस टाइम नेचर ने बताई थी सबको कि तुम लोग मेरा मिसयूज करते हो और मैं तुमको कितना देती हूँ। तो प्लीज रेस्पेक्ट द नेचर, रेस्पेक्ट करें। जितना अपन ने अभी तक लिया है ना नेचर से उसको कोई नहीं लौटा सकता, इवन कि अंबानी भी नहीं लौटा सकता। इतना रिसोर्सेज अपन नेचर का यूज करते हैं। तो ये ज्ञान दे रहा हूँ थोड़ा सा। और ये जो स्पायरोमीटर है अगला, ये भी क्या है, एक डिवाइस है जो वॉल्यूम ऑफ एयर को मैनेज, फिर बच्चे आ गए यार, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। स्पायरोमीटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, इसको मेजर करता है। इसका क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। कोविड के टाइम क्या सबके घरों में पाया जाता था, तुमने देखा हो तो। इसमें क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के, ये तो घर वाला है और ये हॉस्पिटल वाला है स्पायरोमीटर। पहले होता क्या है ये लिख लेते हैं। क्या आ गया ये, क्या क्या लिख रहे थे अपन। स्पायरोमीटर क्या करता है, इट monitors the volume of air inhaled और exhaled। किसके काम आता है, डॉक्टर के काम आता है, मतलब अपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है इसका। जब अपन बीमार होते हैं तो इट हैज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब क्या होता है देखो, कोविड के टाइम क्या हुआ था, सबकी सांसें थम गई थी, ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, तो सबको ये दिया जाता था, ये घर वाला है, ये मेडिकल वाला है। इसमें क्या होता था, ऐसे फूंक मारते हैं, तो आपके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी ना, आपकी लंग्स की कैपेसिटी पता चल जाती थी कि आपने फूंक मार के अगर इन तीनों बॉल को ऊपर पहुंचा दिया तो मतलब आपकी लंग्स हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लंग्स को पहुंचाया मतलब मीडियम है, ठीक है, मतलब ज्यादा भी खराब नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही बॉल को पहुंचा पा रहे हो मतलब आप में दिक्कत है, आप या तो लंग्स के चेकअप कराओ या आपको बीमारी है कुछ ना कुछ लंग्स। तो कोविड के टाइम क्या था, सबकी ऐसी सांसें कम हो गई थी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी मम्मी को जब कोविड हुआ था ना, तो उनसे सिर्फ एक ही बॉल जा पाती थी। मैं जब आईसीयू में थी तो उनके लिए लाए थे एक्सरसाइज के लिए लंग्स की, ऐसे फूंक मारते थे तो एक ही बॉल पहुंचा पाती थी। तो बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी बची भगवान की दुआ से, और आज वो तीनों बॉल ऊपर पहुंचा देती है। अभी भी मेरे घर में कभी कभी खेलते हैं हम इससे, मैं भी करता हूँ, फूकते हैं तीनों बॉल ऊपर। अब नॉर्मल इंसान तो तीनों बॉल पहुंचा देता है जिनको बीमारी। और ये है मेडिकल वाला, इससे क्या होता है, फूंक मारते हैं तो आपकी कैपेसिटी दिख जाती है, इसमें वॉल्यूम आप कितनी ले सकते हो और कितनी छोड़ सकते हो। तो स्पायरोमीटर का जिक्र है एनसीईआरटी में, समझ लिया। एवरेज ब्रीथिंग रेट समझ ली 12 से 16 टाइम, और एक बार में 6 से 8 लीटर हवा अपन ले लेते हैं। स्पायरोमीटर क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर को मॉनिटर करता है और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। सर इसी टॉपिक से तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, इसी से तो क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 मिनट में टॉपिक तुम्हारा फुर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 10 मिनट समझ लो। इस टॉपिक का जितना भी डर है सारा आज खत्म कर देंगे, सारा आज खत्म कर देंगे, वादा है तुमसे। लगातार लेक्चर ले रहे हैं देखो, बिना ब्रेक के, बिना टॉयलेट, बिना कुछ के। चलने दो, आप टेंशन मत लो, है ना। बस आज अपन ये पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी क्या होता है, आज इसका सारा डर खत्म। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स क्या है, वॉल्यूम्स क्या है, अच्छा ब्लैक कलर ही आ गया है। वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, पहले तो मतलब क्या है इनका। वॉल्यूम क्या है, बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, और इन्हीं टर्म्स को जोड़ घटा मेल ऊपर नीचे प्लस माइनस करके क्या बना दी, कैपेसिटीज। दे कैन बी डिराइव्ड, दे कैन बी डिराइव्ड। ये क्या है, वॉल्यूम्स, बेसिक टर्म्स है। 4 वॉल्यूम्स है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडियल वॉल्यूम। एक एक करके पढ़ेंगे, अभी 2 मिनट में सब याद हो जाएगा। तो पहला, टाइडल वॉल्यूम, बोले तो टीवी, टीवी तो सबके घर में होगी, सबके घर में है, मतलब मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेना, सांस छोड़ना, नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना। तो ये क्या है,
वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। समझ आ गया? नॉर्मल चल रहा है वीडियो, आधा घंटा और बस। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसकी वैल्यू क्या है? अभी बताया था। कितनी हवा ले लेते हैं अपन एक बार में? 500 ml। कितनी हवा ले लेते हैं? 500 ml। तो टीवी तो कोई दिक्कत नहीं है, टीवी सबके घर में होती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एयर सांस लेना। अगली आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है सर? ये कलर नहीं बदलेंगे, कलर तो सेम ही रखेंगे। सेकंड, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो IRV। सर ये क्या है? ये क्या है? नॉर्मल सांस ले ली, टीवी। नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली सांस लेना, मतलब उसके बाद जितनी भी सांस है, पहले ले ली नॉर्मल, अब ले ली तेज। फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर इनहेलिंग टीवी, क्या है ये? फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर इनहेलिंग टीवी। अरे टीवी नहीं, मतलब घर वाली टीवी नहीं, ये वाली टीवी, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली जितना लिया वो क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है 2.523 लीटर। 2.523 लीटर। ये सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। जिस सीक्वेंस में मैं चारों बता रहा हूँ ना, इसी सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। ये सीक्वेंस टूटा तो कंसेप्ट टूट जाएगा। अगला आता है सांस ले ली। अब पहले नॉर्मल सांस ले ली, अब जोर की सांस ले ली। अरे सांस लेते रहोगे कि सांस छोड़ना भी तो है, तो सांस छोड़ने वाली वॉल्यूम कौन से आई? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो ERV। सर सांस ले ली, अब सांस छोड़ना है, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर एक्सहेलिंग टीवी। forceful expiration after exhaling टीवी। सर इतनी बार टीवी अंदर बाहर कर रहे हो आप। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 से लेकर 1.1 लीटर, 1 से लेकर 1.1 लीटर तक। सांस ले ली नॉर्मल, तेज सांस ले ली, तेज सांस छोड़ दी, मतलब टीवी छोड़, नॉर्मल ली, तेज ली, नॉर्मल छोड़ी, तेज छोड़ दी। यहां तक की कहानी पूरी हो गई। अब लास्ट आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सी आती है लास्ट? लास्ट आती है रेजिडुअल वॉल्यूम बोले तो RV। टाइम क्या हो गया यार? 12:30 बज गई यार। RV रेजिडुअल वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब लिख लेते हैं सर, मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स even after forceful expiration। इसकी वैल्यू क्या आती है?
1.1 से 1.2 लीटर, ये इतनी वॉल्यूम अपने अंदर रह जाती है, अपने अंदर रह जाती है। सर कैसे वॉल्यूम रह जाती है, हमने तो छोड़ दी थी। अरे बच्चों, एक्सपिरेशन कर दिया तो क्या ये पूरा खाली हो जाएगा? हर जगह कभी भी हवा पूरी नहीं खत्म होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बलून कहाँ गया मेरा, मेरा बलून कहाँ गया? अरे यार बलून कहाँ गया? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। क्या इसमें हवा नहीं है? क्या हवा नहीं है? ये देखो मैंने, ये देखो हवा आ गई। हवा हर जगह प्रेजेंट है। अगर हवा खत्म हो गई ना तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब जो हवा बची रह गई इवन आफ्टर पूरी हवा निकालने के बाद। तो सबके नाम कह रहे हैं, समझने की रटने की जरूरत नहीं है। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल हवा लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब नॉर्मल लेने के बाद और तेज ले लेना। एक्सपायरेटरी मतलब नॉर्मल छोड़ने के बाद पूरी छोड़ देना। रेजिडुअल मतलब ये सब प्रोग्राम करने के बाद जो हवा बच गई वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कंसेप्ट प्रेजेंट वॉल्यूम का आज के बाद कभी भूलोगे नहीं तुम। क्लियर हो गया ना? कैपेसिटीज पे आएंगे अभी अगला। लेकिन अभी अपन ने एक मीटर देखा था, स्पायरोमीटर। कौन सी वॉल्यूम को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता? बताओ। कॉमन सेंस। सांस ली, मेरे हाथ में स्पायरोमीटर है, मेजर कर लिया। तेज सांस ली, मेजर कर लिया। तेज सांस छोड़ी, मेजर कर लिया। लेकिन ये तो हवा लंग्स के अंदर ही है, लंग्स के अंदर ही है, इसको तो मेजर कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर? तो आंसर क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। याद रखना, एक एक चीज कवर होनी चाहिए पूरी। ये हो गया अपना वॉल्यूम्स का कंसेप्ट खत्म, समाप्त, खल्लास। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अगले कंसेप्ट पे आते हैं अपन, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। यहाँ लगता है बच्चों को डर। सर ये प्लस माइनस करके क्वेश्चन आ जाता है कि ये होता क्या है। इंस्पायरेटरी मतलब टीवी प्लस एलवी प्लस टीएलसी, सर समझ में नहीं आता। अभी क्लियर कर देंगे 2 मिनट में। वो सीक्वेंस याद रखना पीछे वाला, 1 2 3 4। ये 3 ऊपर 4 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे नहीं होना चाहिए। पहले सांस लेंगे नॉर्मल, फिर तेज लेंगे, फिर पूरी छोड़ देंगे, फिर जो बची रहेगी बची रहेगी। सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में हम याद करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और बाकी सारी कैपेसिटीज। वॉल्यूम से क्या डिराइव होती हैं? कैपेसिटीज। वॉल्यूम से क्या डिराइव होती हैं? कैपेसिटीज। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब सांस लेने की क्षमता। तो सांस लेने में क्या आ रहा था? एक तो नॉर्मल, नॉर्मल सांस ली मतलब टीवी, तेज सांस ले ली। तो क्या आ जाएगा इसमें? टीवी प्लस आई आर वी। बोले तो 1 प्लस 2, टीवी प्लस आई आर वी। नाम में क्या है? इंस्पायरेटरी, आई, तो यहाँ पर आई वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली बारी आई एक्सपायरेटरी। नॉर्मल सांस छोड़ दी, टीवी। तेज तेज सांस छोड़ दी, बहुत तेज सांस छोड़ दी, ई आर वी। मतलब 1 प्लस 3। सर क्या लिख रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कैसे समझ नहीं आ रहा? टीवी मतलब नॉर्मल सांस लेना या नॉर्मल सांस छोड़ना। तो कैपेसिटी कैसे डिसाइड हो जाएगी? नॉर्मल वाली और तेज वाली। तो टोटल कैपेसिटी नॉर्मल सांस लेना और तेज सांस लेना, तो टीवी और आई से आई आर वी। टीवी नॉर्मल सांस छोड़ दी और तेज सांस छोड़ दी मतलब ई आर वी, तो ई से ई। ये तो याद हो ही गया। जो याद नहीं होता ना वो आता है एफआरसी और वाइटल कैपेसिटी। इनको छोड़ते हैं, पहले नीचे आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल मतलब चारों वॉल्यूम्स, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। मतलब 1 3 4 क्या 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 हो गया सर? 1 3 4 1 पे कौन सी थी? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। टोटल लंग कैपेसिटी। याद करना है क्या? सिर्फ एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। इसको याद करा दूंगा 2 मिनट में। इसके लिए याद रख लो 34। इसके लिए याद रख लो 123। क्या याद रख लो? 123। क्या 34 123? अरे बच्चों 34 बोले तो ई आर वी प्लस आर वी, ये बोले तो टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी।
अरे सर याद हो गया, ये तो पूरा 1 मिनट में इतना हार्ड टॉपिक खत्म। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सांस लेने वाला जोड़ दो, टीवी आईआरवी। एक्सपायरेटरी, सांस छोड़ने का छोड़ दो, टीवी प्लस ईआरवी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 34 याद रखना है, मतलब ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी 123 याद रखना है, टीवी आईआरवी ईआरवी, और टोटल तो याद रहता ही है। सिंपल। अब अगर इनकी वैल्यू लिखने चाहे अपन, क्या होता है, टीवी कितना लिखा था अपन ने 500 ml, आईआरवी कितना लिखा था 2.5 से 3 लीटर, टीवी कितना लिखा था 500 ml, ये कितना लिखा था 1 से 1.1 लीटर, ईआरवी कितना था 1 से 1.1 लीटर, ये कितना था 1.1 टू 1.2 लीटर। इसके बाद वही 500, आईआरवी कितना था 2.5 टू 3, उसके बाद ये थोड़ा अच्छा नहीं आया राइटिंग, 3, ईआरवी 1 से 1.1, और ये टोटल कितना हो गया 500, फिर वापस से 2.5 टू 3 लीटर, उसके बाद 1 से 1.1 लीटर। ऐसे लिखोगे ना, दोबारा बार बार याद होगा। 1.1 से 1.2 लीटर, इन सब की वैल्यू हो गई। खत्म कैपेसिटीज का कंसेप्ट। बस लास्ट में इनको थोड़ा घुमा फिरा के अगर आपको दे दे, कैसे घुमा फिरा सकता है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये तो वाइटल कैपेसिटी को भी बोलते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वीसी प्लस आरवी। क्या लिख सकते हैं, वीसी प्लस आरवी। तो इसको अपन एक अलग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, वीसी प्लस आरवी। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 34, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस एफआरसी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस एफआरसी। तो अगर घुमा फिरा के देना चाहे तो अपने घुमा फिरा के भी पढ़ लिया, कुछ भी दे दो हमको तो घुमा फिरा के देना चाहे, जहां से जो देना चाहे दे दो, सब याद है हमको। तो हमको अभिषेक सर ने पढ़ाया है, बोल देना एग्जामिनर से। तो कैपेसिटीज याद हो गई 2 मिनट में। इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेने वाली, टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपायरेटरी पूरा सांस छोड़ना है, टीवी प्लस ईआरवी। याद रखना है 2। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 34, वाइटल कैपेसिटी 123, टोटल तो याद रहता ही है। फटाक से अगर क्विक रिवीजन करना चाहे तो कैसे, आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी, टीएलसी। कैसे लिखेंगे, सांस लेना है मतलब टीवी प्लस आईआरवी, सांस छोड़ना है टीवी प्लस ईआरवी। एफआरसी 34, 123, टीएलसी 1 2 3 4, चारों को प्लस कर देंगे। 34 मतलब ईआरवी प्लस आरवी, 1 2 3 मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये तो चारों प्लस हो गई। कंसेप्ट 2 मिनट में क्लियर, कंसेप्ट 2 मिनट में क्लियर। समझ आ गया, समझ आ गया। इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। वॉल्यूम पढ़ी ली चारों, इनको सीक्वेंस याद रखना है, इन्हीं से डिराइव हुई कैपेसिटीज, किसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है आज के बाद नहीं भूलना। सिर्फ ये तीनों तो याद रहती हैं, फर्स्ट 2 और 5 भूलते हैं अपन, एफआरसी और वीसी। एफआरसी का याद रखना है, एफआरसी 34, एफआरसी 34, एफआरसी 34, 34 मतलब ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी मतलब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 1 मतलब टीवी, 2 मतलब आईआरवी, 3 मतलब ईआरवी। खत्म। इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेने वाली, सांस लेने वाली मतलब सांस मतलब नॉर्मल सांस ले ली फिर तेज सांस ले ली, मतलब टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपायरेटरी मतलब सांस छोड़ना है, सांस छोड़ना मतलब पहले नॉर्मल सांस छोड़ी मतलब टीवी, फिर एकदम तेज सांस छोड़ दी मतलब ईआरवी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब 34 मतलब ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी मतलब 1 2 3, 1 2 3 मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब सारी वॉल्यूम जोड़ दी, 1 2 3 4, 1 मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस लास्ट में बची आरवी। 1 सेकंड में टॉपिक खत्म। बच्चों ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पूरा कल अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और शानदार तरीके से इसका अपना पूरा याद हो जाएगा अपने को, ठीक है। खत्म करें इसको, वाइंड अप करें सेशन को आज को। तो ये पूरा अपन ने आज पढ़ा, सब याद हो गया अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। बस ये आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो गई हो, कुछ दिक्कत ना आई हो, वीडियो बढ़िया हो गया हो, ठीक है। चलो एंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, रिवाइज कर लेना एक बार, अच्छे से याद हो जाएगा। बाय बाय।